गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। एक्रोमोनियस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान से हमारे भारत में तुर्की लोग कैसे प्रवेश करता है। तो इसके पहले हम अफगानिस्तान के कुछ राजाओं के फ्रेमिंग स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। तत्पश्चात एक तुर्कमेनिस्तान के तुर्की लोग कैसे भारत में प्रवेश करेंगे। तो तुर्कमेनिस्तान के जो तुर्की लोग थे वो अफगानिस्तान में रहना प्रारंभ कर दिए थे। अब हमें ये पढ़ना है कि अफगानिस्तान से कैसे भारत में वो प्रवेश करेंगे। थैंक यू। देखते हैं पहले इनकी स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए गजनी वंश, यामनी वंश, संसबनी वंश। गजनी वंश यामनी वंश का महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण कर चुका है। उसका 2 पार्ट में वीडियो बनाया गया है। पूरी फुल्ली डिबेस्ट क्लास है वो जीएस स्पेशलिस्ट ऑनलाइन क्लास पे है। वो जीएस स्पेशलिस्ट ऑनलाइन क्लासेस बाय डॉक्टर दुबे सर पे है। उसको अगर आप लोग देखेंगे तो पूरी तरह से फिर आपको महमूद गजनबी के बारे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और वो दोनों समझेंगे, वो दोनों पार्ट को समझेंगे, तत्पश्चात ही ये पूरी फ्रेमिंग समझ में आएगी। और इसके बाद तो फिर समझ लीजिए कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे वो ऑप्शनल एग्जाम हो, सच एज आपका चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब कि दबा के नंबर मिलेंगे मेंस में। थैंक यू। आइए देखते हैं, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। अफगानिस्तान, इसको पहले फ्रेमिंग बनाते हैं और फ्रेमिंग के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं, या फिगर बनाते हैं, फिगर के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। और सारे उन लोगों के डायनेस्टी के फ्रेमिंग किया जाएगा। पहले हम फिगर बनाते हैं अफगानिस्तान का भारत के साथ अटैच करके। ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये आपका रहा अफगानिस्तान। और थोड़ा सा हम इसको ये बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये ईरान है बेटा, ये क्या है? ईरान है। बस इतना अभी समझें क्योंकि हमें इससे मतलब है। और ये बगदाद से मतलब है, ये बगदाद से मतलब है। ये ईरान है, ये बगदाद है, और ये अफगानिस्तान है, पूरी अफगानिस्तान है। और ये पाकिस्तान है। देखिए ये हेरात है, हेरात। और ये बेटा रहा गजनी, ये बेटा रहा गजनी। और ये रहा गोर, और ये रहा सिस्तान, और ये रहा बगदाद। इसको हेरात कहते हैं। और ये जो जगह है गोर है, और ये जो है गजनी है। और ये जितने भी रहने वाले हैं सब, जो यहाँ पे जो रहने वाले हैं, ये अपने आप को तुर्क तुर्की देश को मानते हैं, यानी कि तुर्कमेनिस्तान के मानते हैं। कहाँ मानते हैं? तुर्कमेनिस्तान को मानते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बना ही देता हूँ, ये समझ लीजिए कि हम यहाँ से अगर स्टार्ट करने का प्रयास करें, ये हो जाएगा, यहाँ पे आकर लगेगा। ये तुर्कमेनिस्तान है। क्या है? तुर्कमेनिस्तान है। उसके ऊपर उज्बेकिस्तान आ जाएगा,
इधर किर्गिस्तान आ जाएगा, तो उसको समझते नहीं है। तो इसको अभी रहने दीजिए। हमको ये समझना है कि ये हेरात है, ये गोर है, ये गजनी है और ये सिस्तान है। सिस्तान है। अब हम फ्रेमिंग करने का प्रयास करते हैं। फ्रेमिंग करने का प्रयास करते हैं हम। ये देखिए, यहां पे हम कर देते हैं फ्रेमिंग। गजनी वंश, इसके बाद रहा यामनी वंश, और ये रहा बेटा आपका गजनी वंश, यामनी वंश, शंसबनी वंश, शसबनी वंश, ये शंसबनी वंश। हम ये समझ चुके हैं कि यहाँ पे हम ये समझ चुके हैं कि इसको जो स्थापित किया था, इस साम्राज्य को जो स्थापित किया था, उसका नाम था अलप्तगीन। अलप्तगीन। फिर इसके पुत्र का नाम था इसहाक। इसके पुत्र का नाम था, पुत्र मतलब इसके वंशज ही हैं, ये समझ लीजिए, बलप्तगीन। फिर पिराई है, पिराई है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कितने राजा हैं, इसका नाम है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। पहले हम पढ़ा दिए हैं कि ये जो रहा पिराई का सुबुक्तगीन पुत्र था और इसका गुलाम था। पिराई का पुत्र था और इसका गुलाम था। और इसका सुबुक्तगीन का छोटा पुत्र है इस्माइल, और इसका भाई है, इस्माइल का भाई है, जिसका नाम है महमूद गजनबी। महमूद गजनबी। क्लियर। और इसमें कौन सा है, इस संसबनी वंश की स्थापना जो किया है उसका नाम है अलाउद्दीन हुसैन। अलाउद्दीन हुसैन। हुसैन। और इसका एक भाई है बहाउद्दीन हुसैन। इसका एक भाई है बहाउद्दीन हुसैन। बहाउद्दीन हुसैन। बहाउद्दीन हुसैन है। अब हमको ये समझने की जरूरत है कि इसमें हमें स्पेशल इसको पढ़ना है। ये पूरी पढ़ा दिया जा चुका है, पूरी डीपेस्ट क्लास है। ये पढ़ने के बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत अब है ही नहीं। जो मैं 2 वीडियो जीएस स्पेशलिस्ट क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में मैं जो 2 वीडियो रखा हूं, वो मोस्ट डीपेस्ट क्लास है और भारत में सबसे अच्छा क्लास है, समझ लीजिएगा। उसको आप पढ़िए और देखिए कैसा क्लास चला और कैसा वीडियो है। वीडियो तो उतना अच्छा नहीं है, मोबाइल से बनाया हुआ वीडियो है, लेकिन इतना समझ लीजिए जो उसका कंसेप्ट है ना, वैसा कंसेप्ट फिर मिलेगा नहीं। आप कर लीजिएगा, उसको देख लीजिए। बहाउद्दीन किसी कारण मर जाता है किसी युद्ध में, तो बहाउद्दीन का जो 2 पुत्र होते हैं, और इसका एक पुत्र है सैफुद्दीन है, इसका पुत्र है। और इसका 2 पुत्र है, एक सैफुद्दीन है और इसका 2 पुत्र है। बहाउद्दीन का 2 पुत्र है। एक पुत्र का नाम है गयासुद्दीन गोरी,
गयासुद्दीन गोरी। और दूसरे का नाम है, बड़ा भाई है, और दूसरे का नाम है शिहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन उर्फ मोहम्मद शाम गोरी। इसका पूरा फुल नेम है शिहाबुद्दीन या मोइजुद्दीन शिहाबुद्दीन मोइजुद्दीन या मोहम्मद शाम गोरी। ये भारत पर गोरी, इसी के बारे में हम लोगों को स्पेशल पढ़ना है। इसके बारे में हम लोगों को स्पेशल पढ़ना है, इसके बारे में, इसलिए ज्यादा जरूरी था इसको समझना। ये गजनी वंश जो है बेटा, ये गजनी में स्थापित करता है, और यहीं पे यामनी वंश भी स्थापना होता है, जो मैं पढ़ा दिया जा चुका है, जो मैं पढ़ा दिया हूं। ये जो यामनी वंश है, यामनी वंश भी यहीं पर स्थापित हुआ था, और गजनी वंश भी यहीं पर स्थापित हुआ था, परंतु ये संसबनी वंश गोर में स्थापित हुआ है। संसबनी वंश कहां पे स्थापित हुआ है? गोर में स्थापित हुआ है। ये पूरी कंसेप्ट है। सिस्तान में ये देखिए, ये अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है ना, ये जोहाक बौद्धिस्टों का हुआ करता था। जोहाक बौद्धिस्ट है, क्या है? जोहाक बौद्धिस्टों का हुआ करता था। जोहाक बौद्धिस्ट यानी बौद्ध, ये बौद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। पूरी बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। और इन लोगों का अगर डीएनए चेक कर दिया जाए समझ लीजिए, डीएनए इन लोगों का चेक कर दिया जाए तो एक कनिष्क के औलाद निकलेंगे। एक कनिष्क के वंशज हैं। किसके वंशज हैं? कनिष्क के। एक कनिष्क के वंशज हैं। किसके वंशज हैं बेटा? कनिष्क के वंशज। किसके वंशज है? कनिष्क के वंशज। खूब अच्छा सा कंसेप्ट क्लियर, कोई बोलेगा नहीं, सब आराम से रहो। एक कनिष्क के क्या है? वंशज है। और जोहाक, ये जोहाक बौद्ध धर्म के मतलब ये जोहाक थे जो बौद्धिस्ट थे। ये सारे जोहाक हैं। पूरी अफगानिस्तान बौद्धिस्ट है, पूरी अफगानिस्तान। ये सब अली इस्माइल से ज्यादा प्रभावित होकर ये सारे मुस्लिम बन गए थे। ये जोहाक है। और इतना ये समझ लीजिए कि ये पूरी स्ट्रक्चर समझ में आया। ये महमूद गजनी भारत पर आक्रमण करता है, ये वाला आक्रमण करता है। पूरी इसको कंसेप्ट बताए हैं, पूरी कंसेप्ट इसका बताया गया है। ये पूरी तरह से डिक्लेयर हो चुका है। अब हमें ये पढ़ना है कि इसके बारे में थोड़ा सा लेक्चर की समझना है। ये इसकी स्थापना गोर में हुई थी। गोर, हेरात और गजनी के बीच में गोर है। ये लोग बौद्धिस्ट हैं। अली इस्माइल से काफी प्रभावित होकर, अट्रैक्टिव होकर अली इस्माइल से ये लोग क्या बन गए थे? ये अलाउद्दीन वो बन गया था। अलाउद्दीन के पूर्वज जो थे वो बेटा मुसलमान बन गए थे, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए थे। कुल मिला के ये बात है। अब हमें ये समझना है कि महमूद गजनवी के कुछ वंशज हैं जो यहाँ पे हैं, गजनी में है। और एक वंशज जो अंतिम में जो बचता है वो बेटा लाहौर में बचेगा, यहाँ पे बचेगा, लाहौर में। ये जगह जो है लाहौर है, लाहौर है। और एक गजनी में एक बचेगा लाहौर में। तो अब यहां समझने की ये जरूरत है कि सबसे पहले हम लेक्चर लेते हैं। इसका 2 पुत्र था। एक पुत्र का नाम है मसूद गजनी, और दूसरा का नाम है मोहम्मद गजनी।
और इसका एक पुत्र है, उसका नाम है मौदूद गजनी। इसका एक पुत्र है मौदूद गजनी। इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। यहां देखो, खूब अच्छा से समझना, ये पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भारत में हम मुल्तान में 1175 में मोहम्मद गोरी का आक्रमण कराएंगे, वहां से गुलाम वंश स्टार्ट होगा। ये दबा तक खूब मस्त पढ़ा जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि हम स्टार्ट किए हैं मध्यकालीन भारत का और मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब भारत में तुर्कों का फर्स्ट आक्रमण कराया, ठीक है ना। तो इसको यहां से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। खूब मतलब ये समझ लीजिए कि पूरी तरह से डिक्लेयर ही कर देंगे। अब देखिए, ये मोहम्मद गजनी है। गजनी जब 1030 में मर जाता है, 1030 में मोहम्मद गजनबी मर जाता है। 1030 में जब मरता है तो गद्दी के लिए इन दोनों भाइयों में संघर्ष हो जाता है। गद्दी के लिए इन दोनों भाइयों में क्या हो जाता है, संघर्ष हो जाता है। अब पहले समझिए खूब अच्छा से। पहले मोहम्मद गजनी बैठता है गद्दी पर, किसी कारण इसको उतार कर ये मसूद गजनी इसको अंधा कर देता है, और अंधा करने के पश्चात ये क्या करता है, एक गद्दी हड़प लेता है, एक गद्दी हड़प लेता है, ये वाला। और एक सल्जुक होते हैं, सल्जुक एक प्रकार के तुर्कमेनिस्तानी, एक प्रकार सल्जुक जो होता है तुर्कमेनिस्तानी और ईरानी का मिक्सचर जनजाति होता है, सल्जुक जनजाति। ये मसूद गजनी से उनकी लड़ाई हो जाती है दंड कानन युद्ध में। क्या हो जाती है, दंड कानन युद्ध। एक दंड कानन नामक युद्ध होता है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के नहीं, ये मसूद गजनी और सैलजुक के बीच में युद्ध होता है। मसूद गजनी और प्लस सैलजुकों के बीच में युद्ध होता है, और इसमें मसूद गजनी हार जाता है। जब इस मसूद गजनी जब हार जाता है तो इसका इज्जत इनके ब्यादरी में समाप्त हो जाता है, कम हो जाता है इज्जत। इसलिए मसूद गजनी को उनके सिपाही लोग गद्दी से उतार कर मार देते हैं। गद्दी से उतार के क्या करते हैं, मार देते हैं। और फिर से ये अंधा शासक, ये अंधा मोहम्मद गजनी को फिर से सुल्तान बना दिया जाता है गजनी में। क्लियर, गजनी फिर से सुल्तान बना दिया जाता है। अब क्या होता है कि गजनी में सुल्तान बनने के पश्चात क्या होते हैं, ये देखिए, ये इसका जो पुत्र है मौदूद गजनी जो होता है, इसका जो पुत्र है इसको भी मार देता है। इसको मार देते, यानी कि मोहम्मद गजनी को मार देता है और फिर से गजनी पर अधिकार कर लेता है। और इस तरह 1030 में तो वो मरा था, और कुल मिलाकर ये जो मौदूद जो हैं ये बनते हैं कब से कब तक, तो ये बनते हैं 1040 से लेकर 1049 तक, 49 एडी तक बनता है। 1049 एडी तक बनता है। अब देखिए, अब क्या है फ्रेमिंग, इसको समझने की फिर कोशिश करते हैं कि 1049 से लेकर 1049 से लेकर, यहां समझते हैं, 1049 से लेकर 1186 तक, 1186 तक, और 1186 तक, यानी कि कुल मिला के 12 शासक गजनी में आते हैं और जाते हैं। 12 शासक गजनी में आते हैं और जाते हैं। एक लाहौर में, यहाँ पे एक बहराम साहब बच जाता है। लाहौर का कंसेप्ट अभी अलग है। यहाँ पे एक बहराम साहब बच जाता है गजनी में। बहराम शाह बच जाता है। बहराम शाह क्या होता है, गजनी में बच जाता है 1155 में। कब बचता है, मतलब 1155 में ये रहता है राजा गजनी का, सुल्तान रहता है 1155 में।
1155 ईडी में रहता है। किसी कारण गोर से, एक गोर जो है ना, ये गोर वहां का एक मतलब गजनी के अधीन क्षेत्र था। गोर गजनी का अधीन क्षेत्र था। गोर से एक सरदार, गोर से एक सरदार आता है गजनी, जिसका नाम है, गोर से एक सरदार आता है गजनी जिसका नाम है कुतुबुद्दीन नाम है। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत बाद में आएगा। अभी क्या चलेगा, एक कुतुबुद्दीन नामक व्यक्ति गोर से गजनी आता है। गोर से गजनी आने के आता है, सरदार रहता है गोर का, वो आता है गजनी और इसको बहराम शाह मरवा देता है। बस कहानी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। बहराम शाह क्या करता है, उसको मरवा देता है कुतुबुद्दीन को। अब क्या होता है कि कुतुबुद्दीन जो है 1155 में, 1155 से लेकर 1161 तक, 1155 से लेकर 1161 तक, यानी कि 1155 से लेकर 1161 तक गजनी को 7 बार लूटता है और 7 बार जलाता है, पूरी तरह से जला के राख कर देता है। तब तक 60 लाख लोगों को मौत के घाट उतार देता है। 60 लाख लोगों को गजनी पूरी तरह से 7 बार जलाया गया। भारत से ये महमूद गजनी जितना धन लूट के ले गए तो सारे धन का तहस नहस कर दिया अलाउद्दीन हुसैन। इसलिए अलाउद्दीन हुसैन को जहां को जलाने वाला कहा जाता है, जहानसोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जहानसोज, जहानसोज कहा जाता है। जहां को जलाने वाला क्या कहा जाता है, जहां को जलाने वाला कहा जाता है, जहानसोज कहा जाता है, जहां को जलाने वाला कहा जाता है। कुल मिला के ये मैटर है। अब क्या रहता है कि एक चीज और है, ये बौद्धिस्ट हुआ करते थे। तो बौद्धिस्ट, अलाउद्दीन हुसैन के पूर्वज बौद्धिस्ट हुआ करते थे। तो बौद्धिस्टों में क्या है कि बौद्धिस्ट मतलब इन लोगों को, ये जितने थे ये मुसलमान होते थे, ये मुसलमान थे। यहाँ के जितने बहराम शाह थे, चाहे जो भी इनके पूर्वज जो थे, ये सारे थे, ये क्या थे, ये कुल मिला के तुर्की मुसलमान थे। इन लोगों को इतना समझ लीजिए, कब्र से हड्डी निकलवा कर जलवाया। संपूर्ण कब्रों से, गजनी के संपूर्ण कब्रों से हड्डी निकलवा के जलवा दिया और केवल छोड़ा महमूद गजनी को, उसका कब्र केवल छोड़ा। सारे कब्रों को निकलवा कर जलवा दिया। सोच लीजिए, इसी से पता चलता है कि वो क्या था। कुल मिला के समझ में आई। अब हमको ये देखना है कि क्या कंसेप्ट रहा। अब देखिए क्या कंसेप्ट रहा है। तो अब ये तो बहराम शाह क्लियर हो गए। बहराम शाह अब ये जला कर राख कर देता है। और ये अलाउद्दीन हुसैन जो है ना, अलाउद्दीन इस पे क्या करता है, अलाउद्दीन गजनी पर अधिकार करने को सोचता है, परंतु उस समय तक अधिकार नहीं हो पाता है। तब तक ये पारिवारिक झगड़ा में उलझ जाता है। क्या करता है, गोर का ही सरदार रहता है अभी, तब तक पारिवारिक झगड़ा में उलझ जाता है ये अलाउद्दीन। ये देखिए क्या है ना, बहाउद्दीन जो इसका भाई है, ये किसी लड़ाई में मर जाता है या इसी के षड्यंत्र करने में मर जाता है बहाउद्दीन। और इसके 2 पुत्रों को अलाउद्दीन क्या करता है, गयासुद्दीन गोरी और शिहाबुद्दीन मोजुद्दीन या मोहब्बत शाम गोरी को, इसे मोहब्बत गोरी के नाम से जानते हैं। इसको क्या चीज के नाम से जानते हैं, मोहब्बत गोरी के नाम से जानते हैं। इसको क्या कर देता है, इसको इन दोनों को कैद कर देता है। जब वो 1161 में मरता है अलाउद्दीन हुसैन, तो उसका पुत्र सैफुद्दीन जो है वो गद्दी पे बैठता है। सैफुद्दीन गद्दी पे बैठता है और सैफुद्दीन के मरने के पश्चात, मतलब सैफुद्दीन जब गद्दी पे बैठता है तो क्या होता है कि सैफुद्दीन जब गद्दी पे बैठता है तो ये गयासुद्दीन गोरी और शिहाबुद्दीन मोजुद्दीन मोहब्बत शाम गोरी को क्या करता है, दोनों को क्या करता है, वो रिहा कर देता है, जेल से निकाल देता है, रिहा कर देता है। और रिहा करने के पश्चात एक किसी कारण सैफुद्दीन, ये समझ लीजिए सैफुद्दीन मर जाता है। ये अंदर की कंसेप्ट है कि सैफुद्दीन के ऊपर ये लोग यहाँ के
गजनी के तुर्क लोग आक्रमण कर दिए थे, उसमें समझ लीजिए कि उसका सैफुद्दीन की जो वाइफ थी, सैफुद्दीन की वाइफ की गहना जो है ये सारे लोग चुरा के यहाँ के यहाँ के गजनी के जितने भी सेना थे लगभग लगभग सारा गहना को चुरा कर लेके चले गए थे, अपने गजनी में लेके चल गए घोर से। ये सैफुद्दीन के वाइफ का जितना भी गहना था वो सारा लेकर चले गए थे किसी कारण। और मतलब कि जब कभी ये सैफुद्दीन घूम रहा था मार्केट में तो उसका गहना वो गहना देखा किस वो अपने वाइफ का गहना देखा था किसी को पहने हुए, किसी औरत को पहने हुए। तो ये उसको पता चल गया कि इसका हस्बैंड ही गहना चुराया होगा। तो हस्बैंड क्या करता, उस हस्बैंड को उसके उस औरत के हस्बैंड को गहना जो पहनी थी उस औरत के हस्बैंड को वो मार देता है, सैफुद्दीन मार देता है। और सैफुद्दीन को वो उसका भाई जिसको ये मारता है, सैफुद्दीन का भाई इसको मार देता है। अरे सॉरी, मतलब कि सैफुद्दीन को मार देता है कौन, वो जो जिसको मारा गया था, वो हस्बैंड को मारा गया, जो गाना पहने थे उसके हस्बैंड को मारा, उसका भाई मतलब उस लड़के का भाई इसको मार देता है। किसको? सैफुद्दीन को मार देता है। तो कहानी सैफुद्दीन की समाप्त हो जाती है। अब क्या रहता है कि सैफुद्दीन की जब कहानी समाप्त हो जाती है तब ये दोनों भाई बच गए। अब क्या है कि ये गयासुद्दीन गोरी एक गोर पर अधिकार कर लेता है, गोर पर अधिकार कर लेता है गयासुद्दीन गोरी। और शिहाबुद्दीन मुइजुद्दीन को कहता है कि तुम गजनी पर अधिकार कर लो। किस पर अधिकार कर लो? गजनी पर। तो गजनी पर अधिकार ये वाला कर लेता है, मोहम्मद गोरी गजनी पर अधिकार कर लेता है और गयासुद्दीन गोरी ये गोर पर अधिकार कर लेता है। अब देखिए क्या कंसेप्ट रहता है, ये दोनों भाई एक दूसरे को अधिकार कर लेते हैं, गजनी में मोहम्मद गोरी, गोर में गयासुद्दीन गोरी। अब दोनों में एक टाइप होती है। क्या टाइप होती है कि गयासुद्दीन बड़ा भाई रहता है, दोनों में बहुत ज्यादा पड़ता भी है, इतना समझ लीजिए, बहुत पड़ता है। ये बड़ा भाई कहता है कि हम पश्चिम के तरफ राज विस्तार करेंगे और तुम भारत के तरफ राज विस्तार करो। हम पश्चिम के तरफ राज विस्तार करेंगे, तुम भारत के तरफ राज विस्तार करो। तो गजनी भारत के तरफ, गजनी में शासन करने वाला गोरी जो था ये भारत के तरफ राज विस्तार किया और ये इधर के तरफ राज विस्तार किया। कुल मिला के ये कहानी है। अब देखिए क्या होता है कि गोरी जो है भारत में सर्वप्रथम गोमलदारा से होकर, गोमलदारा से होकर, कौन सा दारा से होकर? गोमलदारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गोमलदारा से होकर मुल्तान पर आक्रमण किया 1175 में। 1175 मुल्तान पर आक्रमण किया। कौन किया? ये मोहम्मद गोरी 1175 में किस पे आक्रमण किया? मुल्तान पर आक्रमण किया। और मुल्तान से कहानी स्टार्ट हो जाती है मोहम्मद गोरी का, और भारत में राज स्थापित होगा। मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत में राज स्थापित करने का सिलसिला स्टार्ट होगा, जो चलता ही रहेगा। लगभग समझ लीजिए जितने भी तुर्कमेनिस्तानी हैं वो आते रहेंगे और शासन स्थापित करते रहेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, ये जितने भी है, रजिया सुल्तान है, बलबन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सारे आते, मतलब ये लोग अपना राज स्थापित कर लिए पूरे भारत में और स्टार्ट हो गया गुलाम वंश। मतलब इतना समझ लीजिए कि मोहम्मद गोरी, इसके बाद से जो चैप्टर स्टार्ट होगी वो भारत में मोहम्मद गोरी की आक्रमण से स्टार्ट होगी और पूरी तरह से डीपेस्ट क्लास चलेगा, मजा आ जाएगा। ये क्लास पढ़ने के पहले जीएस स्पेशलिस्ट ऑनलाइन क्लास पर हमारा 2 वीडियो है भाई, उसको पहले पढ़ ले और तब इसको भाई पढ़ लो। इतना समझ लेना, मोस्ट डीपेस्ट क्लास है, मोस्ट डीपेस्ट। इससे अच्छा क्लास, अब समझ रहे हैं ना बात को, आप पहले पढ़िए फिर हमसे बात कीजिए। थैंक यू।